Hello everyone. Today we will discuss about modernizing the economy. हम 11th क्लास का हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, कि किस तरीके से जो इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आता है जापान, यहाँ पे देखने वाले हैं। First of all, another important part of the major reform was the modernizing of the economy. Modernizing of economy भी उनका एक अलग पार्ट था। Funds were raised by levy and agriculture tax. अब क्या करते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स में वो एग्रीकल्चर पर क्या है, टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं। जापान्स फर्स्ट रेलवे लाइन, जापान के अंदर जो फर्स्ट रेलवे लाइन है बिटवीन टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ द योकोहामा वॉज बिल्ट इन 1870 to 72। वहाँ पे जो रेलवे लाइन जो है बिल्ड की जाती है। टेक्सटाइल मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, और जो टेक्सटाइल मशीनरी है वो कहाँ से लेके आते हैं, यूरोप से लेकर आते हैं। अब ध्यान से देखो, अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन को बिल्डअप किया। देन वो जो टेक्सटाइल मशीनरी है वो कहाँ से लेकर आते हैं, यूरोप से लेके आते हैं। और जो फॉरेनर टेक्नीशियन थे उनको भी वहाँ पे लोकल जो वर्कर को ट्रेन करने के लिए लेकर आते हैं। उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजते हैं, स्कूल्स के अंदर भेजते हैं, और जापान के जो स्टूडेंट हैं उनको अब्रॉड भेजते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाएँ। तो इस तरीके से 1872 मॉडर्न जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स वर लॉन्च्ड, मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है। कंपनीज लाइक, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए उनको कुछ सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि वो आम जनता के वेलफेयर के लिए काम कर पाएँ। और एक ऐसी कंपनी है जाय बस्तु, वो क्या करती है, काफ़ी सालों तक जापान के अंदर उनका जो सिप वगैरह का सिस्टम था उसको काफ़ी मजबूत करती है ताकि जापान के जो लोग हैं वो अपने तरीके से ट्रेड कर सकें। अब यहाँ पे देख लो, पॉपुलेशन जैसे ही अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। 35 मिलियन इन 1872, और बाद में 55 मिलियन हो जाती है 1920। Then to reduce population pressure, the government activity increased migration first to the northern island of the Hokkaido. अब ध्यान से देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो अब उसको माइग्रेट करने के लिए अलग अलग जगह पर हमारे जो पार्ट हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ इसको पॉपुलेशन को, और कुछ ऐसा एरिया है जो बिल्कुल काफ़ी सालों तक किसके लिए था। देखो यहाँ पे है आइनू रहते थे, ठीक है, जो वहाँ के स्वदेशी थे वो रहते थे, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कुछ जो है लास्ट में ब्राज़ील वाला एरिया है, हवाई वाला एरिया, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये ग्रोइंग हो रहा है, इसलिए जापान जो अपना एम्पायर सिस्टम को बढ़ाना चाहता है। और 19 इंडस्ट्रियल एरिया के बढ़ने से वहाँ पे टाउन बढ़ जाते हैं, और उसकी जो टाउन की जो पॉपुलेशन होती है 1925 के अंदर वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखो, कोई भी कंट्री है अगर वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बढ़ रहा है तो टाउन भी बढ़ रहे हैं। अब टाउन बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया बढ़ रहा है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर की। अब वर्कर भी तो हमारे सामने होने चाहिए। इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, वर्कर करेगा। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। स्टार्टिंग में इनके भी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। देखो, द नंबर ऑफ द पीपल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 लाख इन 1870 टू 4 मिलियन इन 1913। अब देख लो, 7 लाख से बाद में कितने हो जाते हैं, ये 4 मिलियन इन 40 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन यूनिट्स एम्प्लॉयड लेस देन 5 पीपल। वो एक यूनिट के अंदर कितने, 5 जो है पीपल वर्क करते हैं। और बाद में सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना वहाँ पे कोई कंफर्ट होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे लोग क्या करने लग जाते हैं, या फीमेल ने बाद में क्या कर दिया था, स्ट्राइक वगैरह कर दी थी, और जो ये काम करने का सिस्टम था उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से किया गया। क्योंकि आप सपोज करो, नॉर्मली देखा जाता है कि जितने भी वर्कर जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वहाँ की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, तो इसलिए तो जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लास्ट में जो ओनर होते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। बाद में जो फैक्ट्रीज, अब ध्यान से देखो, इंडस्ट्री बढ़ रही है, टाउन बढ़ रहे हैं, वर्कर बढ़ रहे हैं, तो अब हमारे पास जो फैक्ट्रीज हैं उनकी भी जो है नंबरिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले हमारे पास
1909 के अंदर 1000 थी, बाद में 1920 के अंदर 2000 हो जाती है और 30s के अंदर 4000 के आसपास जो हमारे पास फैक्ट्री वगैरह हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जापान के अंदर सारा सिस्टम बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और जो वहाँ पे सिस्टम है, जो ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात दी गई है, उसके जो ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की, तो लोगों को अब क्या लगता है कि एनवायरमेंटल तरीके से ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। इसलिए वहाँ पे एक हमारे ये लीडर हैं जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ जो है एनवायरनमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अग्रेशन या अग्रेसिव नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं कि वहाँ का जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ ऐसा टाइम पीरियड था जब एक राजा के अंदर ही सारे इकट्ठे मिलकर काम करते थे। बाद में कैबिनेट जो है वो अलग तरीके से काम करने लग जाती है। कुछ चीज़ें पहले जो हमारे राजा के कंट्रोल में थी, बाद में वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने लग जाते हैं। कहीं लोगों को ये लगता है कि जो मिलिट्री है वो क्या कर सकती है, ओपोजिशन कर सकती है। तो यहाँ एग्रेसिव नेशनलिज्म दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग जो है नेशनलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। अब इसमें भी आप क्या देखोगे कि जो सक्सेसिव जनरेशन ऑफ जापानीज इंटेलेक्चुअल हैड डिफरेंट व्यू ऑफ जापान्स रिलेशनशिप या रिलेशन विद अदर कंट्री। जितने भी सक्सेसिव जनरेशन थी या पुराने टाइम की जो जापान की जनरेशन थी, उनके जो इंटेलेक्चुअल थे उनके अलग अलग विचार थे कि जापान के जो रिलेशन है वो अदर कंट्री के साथ है कैसे हैं। To some, the USA and the Western European countries were at the highest point of the civilization to which Japan aspired। वो कहता है कि जो USA है या यूरोपियन जो कंट्री हैं उनके पास सिविलाइजेशन तक जाने के लिए क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है भाई। उनकी जो सिविलाइजेशन है बहुत अच्छी है जिस पर जापान जाना चाहता है। और यहाँ पर एक लीडर है हमारे, वो भी क्या कहते हैं कि जापान को एक्सपेल एशिया, मतलब एशिया को एक्सपेल कर देना चाहिए। इट मीन्स वो क्या कहता है, देखो इट मीन्स दैट जापान मस्ट शेड इट्स एशियन कैरेक्टरिस्टिक एंड बिकेम पार्ट ऑफ द वेस्ट। भी जापान ने को अपने अंदर से जो एशियन कैरेक्टरिस्टिक है उनको निकाल देना चाहिए और किसका पार्ट बन जाना चाहिए, वेस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए। लेकिन सारे जो सक्सेसिव जनरेशन है वो सारे ऐसा नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि हम टोटली चेंज हो जाएं। समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो द नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन दिस टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज एंड अर्ज दैट नेशनल प्राइड बी बेल्ट ऑन द इंडिजिनियस वैल्यूज़। कहता है कि हमें अपने नेशन को बिल्ड तो करना चाहिए लेकिन इंडिजीनियस वैल्यूज़ के साथ, अपनी स्वदेशी वैल्यू के साथ, अकेला वेस्टर्नाइजेशन नहीं। और वहाँ के जो फिलोसफर हैं वो भी आर्ग्यू करते हैं कि ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स ओन स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। भाई हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो ध्यान से देखो एक स्टेटमेंट दी गई यहाँ पे, टू डेवलप वन सेल्फ टू वंस कंट्री इज़ टू डिवोट वन सेल्फ टू द वर्ल्ड। कहता है कि कोई भी अपने आप को डिवोट करता है अपनी कंट्री के लिए, इट मीन्स ये माना जाता है कि वो कहाँ पर डिवोट कर रहा है, अपने आप को वर्ल्ड में कर रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरा फिलोसफर आता है वो भी इसी बारे में बात करते हैं। एक और फिलोसफर आता है वो किसके बारे में बात करता है, हमारी फ्रीडम के बारे में बात करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है कि फ्रीडम इज़ मोर प्रीशियस दैन ऑर्डर। वो कहता है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है दैन ऑर्डर, हमारी इस व्यवस्था से। अदर्स इवन एडवोकेट वोटिंग राइट फॉर वुमेन। और ये वुमेन के लिए वोटिंग राइट के लिए भी क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। दिस प्रेशर लेड द गवर्नमेंट्स टू अनाउंस एक कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए इस प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को किसके लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब डेली लाइफ में कुछ नहीं है, वहाँ की जो जापान ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉडर्न सोसाइटी, अगर वो मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो कुछ एवरीडे लाइफ में भी चेंजमेंट हो रहा है। पहले सिस्टम क्या था बेटा, हेड ऑफ द हाउस जो है वो कंट्रोल करता था। अब क्या हो चुका है कि फैमिलीज जो है एक तरीके से बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं, तो सेपरेट फैमिलीज बन रही हैं। तो सेपरेट फैमिली के हिसाब से न्यू टाइप्स के हाउस की डिमांड बनी है जो वहाँ उनको बहुत ही कम रेट पर मिल जाते थे। ठीक है, ये था डेली लाइफ का, कुछ खास नहीं है। अब ओवरकमिंग मॉडर्निटी का मतलब होता है कि जापान जो है मॉडर्निटी पर भी क्या चाहता है
इस पर भी विक्ट्री चाहता है, इसको भी जीतना चाहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1930s और 1940s का वो टाइम पीरियड है जब स्टेट सेंट्रल नेशनलिज्म की भावना आती है और जापान इस टाइम पे लॉन्च करता है, क्या वॉर लॉन्च करता है, किस लिए, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता है। इसलिए वॉर किसके साथ करना चाहता है, वो चाइना के साथ करना चाहता है और अदर पार्ट ऑफ द एशिया के साथ। और जब ये वॉर स्टार्ट करता है तो उसी टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा होता है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। इसको नोट कर लो, 1939 टू 1945 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहता है। तो उस टाइम में जब जापान अटैक करता है यूएसए के पर्ल हार्बर पर, तो उसका जो ये अटैक है तो ये किसके अंदर मर्ज हो जाता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ही जापान ने पॉलिसी अपनाई थी कि वो वॉर करेगा और अपने एम्पायर को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। उस टाइम पे जो सोसाइटी थी बेटा, उनका फिर भी काफ़ी कंट्रोल था और जितने भी जो एग्री नहीं थे जापान के इस वॉर के लिए, उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और ऐसी सोसाइटीज़ बनाई गई, कैसी पैट्रियोटिक देशभक्ति वाली सोसाइटी बनाई गई, कुछ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ताकि जो इस वॉर को सपोर्ट करे। फिर भी हम कह सकते हैं कि जापान जो है इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, हार जाता है। अब यहाँ पे देखना, जापान ओवरकमिंग मॉडर्निटी पर डिस्कस करने के लिए एक सिंपोजियम का आयोजन करता है 1943 में। ये देखते हैं, इस पर डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से जापान जो है अपने इस सिचुएशन से बाहर निकले। कुछ यहाँ पे फिलोसफर्स हैं, म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन जापान में एक है निशितानी केजी हैं, वो मॉडर्निज्म की डेफिनेशन देते हैं कि मॉडर्निज्म क्या है, एज द यूनिटी ऑफ थ्री स्ट्रीम्स ऑफ द वेस्टर्न थॉट्स। तीन थॉट्स की एक यूनिटी है, रेनेसांस होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होना चाहिए एंड द राइज ऑफ द नेचुरल साइंस। इन तीनों से मिलके क्या बनता है बेटा, प्रोटेस्ट, ये मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न बनता है। और वो आर्ग्यू करता है कि जापान जो अपने आज अपने आप को एज इंडिपेंडेंट कंट्री देखता है, उसकी जो मॉरल एनर्जी है वो इसको ये करने के लिए बोलती है। तो इस तरीके से हमने देखा जापान जो है अपने आप को किस तरीके से मॉडर्नाइजिंग वे से डेवलप कर लेता है हारने के बाद, आफ्टर डिफीट री एमर्जिंग एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। हारने के बाद भी जापान जो है हाँ जी बेटा, हारने के बाद भी अपने आप को दोबारा किस तरीके से री एमर्ज करेगा, ये वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ये रिवाइज कर लो।